हाय गाइस, दिस इज रजनीश सिंह। और हम लोग अपना ज्योग्राफी के सेक्शन में जो पढ़ रहे थे आगे लेके चलेंगे उसी को थोड़ा बहुत। और इससे पहले मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखते रहिए स्टडी विद वैभव, आप सभी का हमेशा स्वागत रहा है और रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग चीज़ों को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अभी जो चीज़ें होंगी, आपका ज्योग्राफी का सेक्शन जो भी आगे बढ़ेगा, इसमें से हम लोग नदियाँ पढ़ चुके थे। नदियों में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अभी हम लोगों को क्या करना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ना है। मैंने बोला था प्रायद्वीपीय भारत की जब नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक वो नदियाँ पढ़ेंगे जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, और दूसरी वो नदियाँ पढ़ेंगे जो क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। दो ही तरीके की नदियाँ पढ़ना है हम लोगों को। कौन सी? एक जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ते हैं तो यही दो चीज़ें पढ़नी हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा और ये अरब सागर शाखा। इस दो शाखाओं में जो जो अपना जल छोड़ते हैं उन्हीं के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बंगाल की खाड़ी शाखा को पढ़ेंगे कि बंगाल की खाड़ी शाखा में जो जल गिराती हैं उनका क्या कैसे स्वरूप है। उसके बाद में जो इधर को जल गिराते हैं यानी अरब सागर में जो जल गिराती हैं उनको पढ़ लेंगे और चीज़ें आराम से हमारा नदियों वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कुछ नदियाँ ऐसी भी होंगी जो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस खाली इतना पता रहना चाहिए कि किस राज्य में बहती हैं और इसकी मोटा मोटा एक आध शहर पूछ लेता है कि इसके किनारे कौन सा शहर स्थित है। उतना पढ़ के चीज़ों को छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बंगाल की खाड़ी शाखा में 6-7 नदियाँ बड़ी बड़ी जो है पढ़नी है। सबसे पहले ये कौन सी है, हम लोग को पढ़नी है महानदी। महानदी बाद ब्रह्मणी पढ़नी है। एक यहाँ पे एक नदी और है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये कौन सी है, ब्रह्मणी है। और इसके बगल में ये कौन है, सुवर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी एक पढ़नी है। एक नदी हमको पढ़नी है गोदावरी नदी, एक हमको पढ़नी है कृष्णा नदी, एक हमको पढ़नी है कावेरी नदी। एक यहाँ नहीं लिखा है हम लोग को, यहीं में पेन्नार पढ़नी है, एक पढ़नी है वैगई। इतना नदी हम लोग को मिनिमम इधर पढ़ना पड़ेगा। तो वैगई वगैरह में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, बस खाली किस राज्य की हैं, कैसी हैं, क्या हैं, ये पढ़ना होता है। और इनका सबका उद्गम पूरा सेक्शन पढ़ लेंगे और इस खत्म हो जाएगा। उसके बाद में इधर वाली नदियाँ पढ़ेंगे। इधर थोड़ा 7-8 नदियाँ इधर भी हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं चीज़ों को और एक एक करके चीज़ों को पढ़ेंगे और आराम से हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग महानदी को पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई चीज़ और पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले, बाद में इसकी मैपिंग कर लेंगे हम लोग। महानदी, ठीक। महानदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है जब अगर आप लोग पढ़ते हैं तो। सबसे पहली नदी इनमें से ऐसी है जो क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी पहली नदी है जो कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी शाखा में अपना जल गिराती है। ठीक है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर हम लोग भारत का ऐसे एक मैप बनाए, केवल पेनिनसुला इंडिया का मतलब मैप बनाते हैं, अगर केवल समझने के लिए मैप बनाते हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी पड़ती है, सिहावा पहाड़ी। तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से, ये कहाँ से, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, महानदी निकलती है। महानदी का उद्गम कहाँ है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो सबसे पहले इसका उद्गम हमको लिख लेना है कि ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और इसका ढलान क्या है? अगर अब देखिए ढलान की बात मैं आपको बताऊँ, इधर किधर को पानी गिराती है। अगर पूरा पेनिनसुला इंडिया का आप लोग ढलान देखना चाहते हैं तो इसका जेन्युइन जो ढलान है इधर को है। जो इसका जो जितना भी पानी निकलना चाहिए इधर को निकलना चाहिए। कुछ नदियाँ जो इधर जल नहीं गिराती, या तो वो पश्चिमी घाट के एकदम किनारे वाली शाखा से निकलती हैं और या फिर वो अपने भ्रंश घाटियों में बहती हैं। ठीक है। अब पूरी भारत की अगर मैं उच्चवच स्थिति आपको यहीं दर्शाना चाहूँ, 3D व्यू अगर अपने दिमाग में आप इमेजिन कर सकते हैं, तो पूरी भारत की सबसे पहले हम लोग एक इमेजिन कर लेते हैं कि चीज़ों की उच्चावच स्थिति क्या है, यानी कहाँ कितनी ऊंचाई है, कैसी ऊंचाई है, किधर को ढलान है। तो अगर आप लोग एक भारत को ऐसे बना लेते हैं समझने के लिए, अगर हम लोग इतना केवल भारत को समझने के लिए मोटा मोटा इसको बना लेते हैं मैप को, अब देखते हैं। तो भारत में हम लोगों को सबसे पहले पता है कि अगर इधर से देखेंगे तो ये हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, हिमालय की तीनों श्रेणियों का इधर विस्तार है। तो हिमालय का विस्तार है, ट्रांस हिमालय है। तो हिमालय में जब हम इस साइड देखें, इधर से कुछ नदियाँ इधर से निकल रही हैं, तो उनका ढलान जो है ये ट्रांस हिमालय के तो इधर को है। ट्रांस हिमालय में कोई समस्या नहीं है। अगर हिमालय के इधर से देखेंगे तो इधर की सेक्शन जो दिल्ली का इधर एक प्लेट पड़ती है, अरावली श्रेणी जहाँ जाके मिलती है, अरावली श्रेणी के इस साइड में, अरावली श्रेणी के उस साइड का मतलब पूर्व साइड में। अगर अरावली श्रेणी के विस्तार से पूर्व की साइड में देखेंगे तो पूरे का विस्तार लगभग सबका जो ढलान है इस साइड को, जितनी भी नदियाँ हैं। ठीक है। और जितनी भी नदियाँ इधर से घुसती हैं, किधर से, अरुणाचल प्रदेश से या ब्रह्मपुत्र से सेक्शन से घुसते हैं, हम लोगों ने पढ़ा उनका ढलान किधर से है, उनका ढलान किधर है, बांग्लादेश की तरफ है। तो इधर जितनी नदियाँ लगभग निकलती हैं बांग्लादेश की तरफ ही बढ़ने का प्रयास करती हैं।
ज़्यादातर नदियाँ बांग्लादेश की तरफ ही बढ़ने का प्रयास करती हैं, उल्टी नहीं जाती। अब सेम इधर भारत के सेक्शन में देख लीजिए, इधर से जितनी नदियाँ निकलेगी लगभग इधर ही भागेंगी, जितनी भी नदियाँ लगेंगी इधर ही भागेंगी, क्योंकि इनका ढलान इधर है, ठीक है, ढाल इधर ही तो है। और जो बीच में नदियाँ निकलती हैं, अब अगर आप समझिए बीचों बीच है, तो जो बीचों बीच में नदियाँ निकलती हैं, कुछ नदियाँ इधर को जाती हैं, कुछ नदियाँ जब इस ढलान से निकलेंगी तो इधर जाएंगी, कुछ नदियाँ इस ढलान से निकल के इधर को जाती हैं, कुछ नदियाँ इधर ढलान निकल के इधर को जाती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती हैं, अपने ढलान के विपरीत जाती हैं। भारत का किसी भी क्षेत्र का ज़्यादातर जो है ढलान इधर को नहीं है, जो जल होता है उधर नहीं जाना चाहिए, बट जो भ्रंशन हुआ है उसके कारण नदियाँ उधर बहती हैं। तो अभी मोटा मोटा आपको दिमाग में पता चल गया कि ज़्यादा मेजर तक इधर है, उसके बाद इधर है। अगर इस सेक्शन के इधर का देखोगे तो इधर है, मतलब मैं कह रहा हूँ एक अगर चोटी है तो उस पर अगर जल जल गिराएंगे तो या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, और किधर ही जाएगा। तो अगर इधर वाले सेक्शन में पानी आता है तो इधर को जाएगा या इधर जाएगा, और इधर के सेक्शन में आता है तो या तो इधर जाता है या इधर जाता है, और अगर इस सेक्शन में आता है तो इधर जाता है इधर जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगा, घाट पेच हो गया है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। तो जो सिहावा पहाड़ी से निकलती है तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के तटों से होते हुए जो महानदी निकल जाती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो कितने राज्यों में बहती है ये? 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से? एक तो छत्तीसगढ़, ठीक है, और दूसरा कहाँ बहती है? उड़ीसा। 2 चीज़ें आपको महानदी के बारे में मैंने बता दी। योजनाएं महानदी पे जो भी योजनाएं हैं वो हमको नहीं पढ़नी है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी से निकलती है, कहाँ से निकलती है। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, कितने राज्यों में बहती है, तो एक राज्य ये हो गया, एक राज्य ये हो गया। तो महानदी के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, ठीक है। महानदी की 1-2 सहायक नदियाँ हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो 5-6, लेकिन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक नदी होती है क्या, एक नदी तेल नदी, याद कर लीजिए किसकी सहायक नदी है, पेपर में पूछ चुका है। कभी आपसे आपके लेवल पे, हमारे आपके लेवल पे इतना नहीं पूछता। अगर पीसीएस लेवल में एग्जाम में आएगा तो ये पूछेगा दाहिने से मिल रही है कि बाएं से मिल रही है। दाहिने बाएं का सेक्शन गंगा नदी पे, यमुना नदी तंत्र पे या उत्तर भारत की नदियों के तंत्र में लगता है, बट इसमें कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस तरफ से लगती है। इसमें ये पूछेगा कि ये कौन सी सहायक नदी किसकी है। जैसे पूछ लेगा तेल नदी किसकी सहायक नदी है, एक नदी है ईब नदी, तेल नदी और ईब नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये दोनों नदियों को आप याद रखिएगा कि ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। अब 3 चीज़ें आपको इस चैप्टर से, केवल इस वाले सेक्शन से, महानदी से केवल आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए था। सबसे पहले कि महानदी जल कहाँ गिराती है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बे ऑफ बंगाल में गिराती है, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए इसका उद्गम कहाँ है, तो आपको पता है छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम है, ठीक है। कितने राज्यों से बहती है, 2 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से बहती है। उसके बाद में और क्या चीज़ें हैं कि इसमें कौन कौन सी नदी इसकी सहायक है। मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सी है, तेल नदी है, ईब नदी है, ठीक है। उड़ीसा की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों में से एक नदी है ये, ठीक है। इसके शहर, इसके किनारे कौन कौन से शहर हैं, 1-2 पुरी वगैरह शहर जो है, हम लोग को उसको जब सेक्शन में पढ़ेंगे तो उसके अलग सेक्शन है, तो उसको एक नॉर्मल स्टैटिक का सेक्शन लेके कि नदियों के किनारे बसे शहर एक साथ पढ़ेंगे, योजनाओं को सारे को एक साथ निपटा देंगे और आराम से चीज़ें हो जाएंगी। तो महानदी का हमारा सेक्शन जो हो गया, महानदी का इतने ज़्यादा अगर महानदी में हम लोग पढ़ते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो महानदी में इतना हो गया है। अभी और कौन सी नदी देखना हम लोगों को बाकी है महानदी के बाद में। महानदी देख लिए तो अब ब्रह्मणी देख लेते हैं, ठीक है। ब्रह्मणी को देख लेंगे, उसके बाद में कौन सी बचेगी आपका, बचेगी स्वर्ण रेखा। अब देखते हैं कौन सी नदी, ब्रह्मणी नदी। ब्रह्मणी, ब्रह्मणी जो नदी है, ब्रह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सबसे पहले यही पूछेगा कि उसका उद्गम कहाँ होता है, ठीक है। ब्रह्मणी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है, छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार से एक नदी का और उद्गम होता है, यही इसको भी लिख लीजिए। एक नदी और आपको मिलेगी, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम स्वर्ण रेखा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी रेत में स्वर्ण के कण मिलते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्वर्ण रेखा नदी। ब्रह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से है, छोटा नागपुर का पठार से है, और इसका उद्गम भी कहाँ से है, छोटा नागपुर का पठार से है। बस सेक्शन में क्या है कि अगर छोटा नागपुर का पठार है तो इसके इस साइड में क्या निकलेगी, ब्राह्मणी निकलेगी, और इधर से क्या निकलेगी, आपका स्वर्ण रेखा नदी निकलेगी। और ये दोनों नदियाँ कहाँ बहती हैं, अब जैसे अगर स्वर्ण रेखा नदी का आप लोग ये ब्रह्मणी नदी का देखना चाहेंगे ना, तो ये नागपुर रांची के पास से, रांची आप लोग जानते हैं ना, झारखंड, JH4 झारखंड में रांची के पास से ये नदी निकलती है, ठीक है। और ये स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है ये बताइए। स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम आपको देखने को मिलता है ना, ये मिलता है क्या कहते हैं, इसके पास रांची के पास से ये भी है, क्योंकि जब ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है, इसका ज़्यादातर सेक्शन कहाँ पे है, झारखंड में है। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही इसका ज़्यादातर सेक्शन का विस्तार है। एक्चुअल में 3 राज्यों में है, झारखंड में भी है, थोड़ा बहुत इसका क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में है, और थोड़ा बहुत इसका क्या कहते हैं उड़ीसा के क्षेत्रों में भी इसका विस्तार है। लेकिन जो ये निकलती है कहाँ से निकलती है, ये सेम जगह, दोनों केवल हल्का फुल्का अंतर है, सेम ये भी क्या निकलती है, क्या कहते हैं, रांची,
रांची के पास से ये भी नदी निकलती है और रांची के पास से ये भी निकलती है। रांची कहाँ पड़ता है? रांची पड़ता है आपको पता है झारखंड में, जहाँ से आपके ये आते हैं धोनी भाई साहब, ये भी यही झारखंड में, ठीक है। तो इतने से आपको केवल इतना पता रखना है कि ब्रह्मणी नदी किस तरफ जल गिराती है, तो आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल में गिराती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए इसका उद्गम कहाँ होता है, तो उद्गम पता होना चाहिए छोटा नागपुर पठार की श्रेणियों से होता है, ठीक है। सेम चीज़ स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से होता है उद्गम? रांची के पास से, छोटा नागपुर पठार से, इसका भी होता है, सेम जगह है, ठीक है। अगर लंबाई कभी पूछा है, लंबाई नहीं होता, लंबाई मैं आप लिखने को लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका 420 किलोमीटर के आसपास है, इसी के सेम आसपास इसका भी है, बट लंबाई नहीं पूछेगा आपसे, किसी भी कीमत पे नहीं पूछेगा, बस इतना पूछ लेगा कि ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन से शहर में बहता है। अगर झारखंड में कोई नदी निकल रही है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जा रही है, अगर आपको भारत का हल्का भी मैप याद है, मैं आपको मैपिंग करके दे रहा हूँ, अगर ये मैपिंग है, ठीक है, और ये रहा आपका झारखंड का सेक्शन, तो झारखंड से नदी निकलेगी, सबसे पहली नदी इधर जाएगी, तो इसको कहाँ? उड़ीसा जाना इसका कंपलसरी है, ये उड़ीसा ये भी जाएगी और ये निकलेगी तो ये भी उड़ीसा जाएगी, बिना उड़ीसा जाए इन लोगों का कल्याण नहीं है। तो ये कितने राज्यों में बह रही हैं? ये तीनों नदियाँ, तीनों नदियाँ जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी, 2 राज्यों में बह रही थी, एक तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा बही, और दूसरी वाली जो अभी आई ये कहाँ बही? ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा ना होकर झारखंड और उड़ीसा बही है, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली ब्राह्मणी को देख चुके हैं, स्वर्ण रेखा को देख चुके हैं। अब जो नदी आएंगी उसको थोड़ा उसकी लंबाई भी हमको याद करना पड़ेगा, एक दो उसकी सहायक नदियाँ ज़्यादा याद करना पड़ेगा। अभी तक तो जो सेक्शन था नॉर्मल था, इतना पढ़ने के बाद में चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। इस सेक्शन में जितनी नदियाँ आएंगी सब बे ऑफ बंगाल में ही अपना वाटर जो है गिराती हैं, कोई समस्या नहीं है, चीज़ों को हम लोग आराम से धीरे धीरे कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन सी नदी? तीसरे पे हम लोगों ने कौन सी लिखा था? लिखा था हम लोगों ने गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदावरी सबसे पहले पूछ लेता है कि गोदावरी का उद्गम कहाँ है, तो गोदावरी का उद्गम जो होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी पड़ती है नासिक में, और नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद मत पूछने में महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है। अब इसका देखो उद्गम क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए इजी भी है। अगर ये आप पश्चिमी घाट देख रहे हैं तो उद्गम किस घाट से होता है, इसमें थोड़ा डीपली भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। जल कहाँ गिराती है, इसका जो जल निकास होता है कहाँ होता है? वे ऑफ बंगाल में होता है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका होता है, ठीक है। 2-3 चीज़ें हम लोग समझ चुके कि त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। कहाँ पड़ता है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी? नासिक में पड़ता है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र राज्य है। कहाँ जल गिराती है? बे ऑफ बंगाल में गिराती है, और पश्चिमी घाट से उद्गम है। कितने राज्यों से बहती है? तेजी के साथ पढ़ रहे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले कौन कौन से राज्य में है, तो 2 चीज़ें आप लोग समझ लीजिए कि हमको पता है गोदावरी महाराष्ट्र से निकल रही है, तो यहाँ तो बहना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये आंध्र प्रदेश में अपना जल गिराती है, बे ऑफ बंगाल में। अब 2 राज्य तो क्लियर हो गए कि अगर आंध्र प्रदेश में ये अपना जल गिरा रहे हैं तो आंध्रा में ना जाए तो उसका कल्याण है नहीं, और महाराष्ट्र से तो उद्गम ही है। तो बीच में एक राज्य और पड़ता है, वो पड़ता है टीजी आपका तेलंगाना। तो आपको कितना पता चला कि 3 राज्यों में ये अपना जो है अपना जल, जो इसका जो नॉर्मल नदी का विस्तार है वो 3 राज्यों में है। अब अगर भारत के मैप पे हम इसको दर्शाएं तो देखिए ये रहा भारत का मैप, और ये रही त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक के पास में, और नासिक से निकलते हुए 3 राज्यों में बहती है ये, और ये आराम से यहाँ पे आपका निकली। उसके बाद में ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तेलंगाना, और ये हो गया आंध्रा। तो 3 क्षेत्रों में हम लोगों ने पढ़ लिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रा, ये 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। उसके बाद में एक दो चीज़ें, अब अगर आप लोगों को त्र्यंबकेश्वर नहीं भी याद होता या नासिक का सेक्शन, तो हम आपको इतना बता दें कि जो कुंभ लगता है 12 साल पे कुंभ लगता है, चौथी जगह जो कुंभ की है, तो हमको पता है कि कुंभ कहाँ कुंभ लगता है? 4 जगह लगता है भारत में कुंभ। कौन कौन से 4 जगहों पे लगता है? तो भारत में जो 4 जगह कुंभ लगता है वो कौन कौन से सेक्शन में लगता है, चलिए बताइए। तो सबसे पहले तो लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, दूसरे पे लगता है उत्तराखंड में, तीसरे पे लगता है कहाँ पे? तीसरे पे जो लगता है वो लगता है कहाँ? उज्जैन में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे लगता है। और चौथे पे जो लगता है वो यहीं लगता है, कहाँ पे? जो आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक है ना, गोदावरी के तट पे ही लगता है चौथा कुंभ जो लगता है। तो भारत में 4 जगह कुंभ लगता है। अभी आप लोगों को मैंने दिखा दिया कहाँ कहाँ लगता है। इससे भी आप लोग रिलेट करा के रख सकते हैं कि गोदावरी का उद्गम होता कहाँ है एक्चुअल में। अब गोदावरी की लंबाई क्या है? तो गोदावरी की लंबाई में जो है 13-12 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी के जब इतना हम लोग पढ़ लेते हैं, 13-12 ना होकर इसका
13-12 तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो नर्मदा का पढ़ते हैं, 13-12 नर्मदा का है। इसका जो है 1465 किलोमीटर है, इसका 1465 किलोमीटर है। और कावेरी, इसके बाद जो कृष्णा पढ़ते हैं, कृष्णा हल्का सा ही इससे कम है, 1398 किलोमीटर है, यानी 1400 किलोमीटर के आसपास उसका है। उसके बाद में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, तब आता है 13-12 किलोमीटर। की याद करने की ट्रिक थी एक, हल्का सा मैंने ना से जो गोदावरी में हल्का कन्फ्यूजन हो गई, 13-12 जो होगा नर्मदा का होगा। और ताप्ती का 700 समथिंग होता है। इसके बाद ऐसे सेक्शन होता है, हमको याद नहीं करना, केवल इसका याद कर लीजिए 1465 किलोमीटर है। क्या क्या चीज़ें अभी हम लोग अभी तक पढ़ चुके, फिर से रिकॉल करते हैं कि गोदावरी नदी उद्गम कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है, नासिक क्षेत्र में, जो कि कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नासिक पे हम लोगों को पता है, इसी के तट पर क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। 1465 किलोमीटर की ये नदी है। ठीक है, और कितने राज्यों में बहती है, राज्यों में बहती है 1, 2, 3, यानी 3 राज्यों में बहती है। विवाद नदियों का 5 राज्य में है, लेकिन हमको नहीं जानना, हमारे काम का है तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग जानना चाहें तो 2 राज्य इसमें विवाद जोड़ लीजिए। एक तो इसका विवाद थोड़ा सा उड़ीसा से कुछ पानी आता है, तो उड़ीसा से इसका विवाद है। और एक और इसके एक राज्य और है इसके विवाद में, उसका मैं अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। एक राज्य इसमें से हल्का कन्फ्यूजन है अभी बताने का, तो आंध्रा में बता सकता हूँ, लेकिन आंध्रा बताना थोड़ा मुझे लग रहा है, नॉर्मल सोच लूँगा। तो उसके बाद मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी इसमें इन्वॉल्व है, याद आया, तो मध्य प्रदेश भी है। लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमको उद्गम, अगर हमको इतना पता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, हम वो पढ़ने वाले हैं, बकवास नहीं पढ़ेंगे। 3 राज्यों में इसका बेसिन है, 1465 किलोमीटर बहती है, बे ऑफ बंगाल में गिराती है वाटर, महाराष्ट्र से उद्गम है, पश्चिमी घाट की नदी है। उसके बाद में और आगे चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, अब वो देखिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण गंगा ना कह के की लगा देते हैं केवल, बस दक्षिण की गंगा कहते हैं और इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। मैं खुद इस कॉन्सेप्ट के लेकर बहुत कंफ्यूजन में था कि कैसे कैसे, लेकिन चीज़ों को जब मैंने ध्यान से देखा, एग्जाम के व्यू से, पेपर पूछ चुका है ना, तो पेपर के देखने से आपको समझ में हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। पीसीएस के पेपर में इसको पूछ चुका है, दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा। तो उसने जो आंसर दिया है उसी के हिसाब से मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि दक्षिण गंगा जो होती है वो गोदावरी है, और की लगा देगा तो कावेरी पे चले जाइएगा, की लग गया बीच में तो कावेरी आप चले जाइए, तुरंत चले जाइए, बिल्कुल सोचिए नहीं। तो इतना चीज़ें आपको हो गई। इसकी जो सहायक नदियां हैं मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, इसकी बहुत अच्छी अच्छी सहायक नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। मैं भी आपको लिख दूंगा लाइन से चीज़ों को, उसके बाद हम लोग मैप ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे इसका, और चीज़ें आराम हो जाएंगी। कितना पढ़ लिए हम लोग, इतना चीज़ का सेक्शन पढ़ लिए हैं। अब इसकी सहायक वहायक नदियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण गंगा पढ़ लिया इसका सेक्शन, हाँ चलिए एक सेकंड रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं इस वाले सेक्शन को। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लीजिए, सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। और कौन कौन सी नदियां हैं, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता भी इसी की सहायक नदी है, प्राणहिता, प्राणहिता। और एक दूध गंगा मैंने बोला था, दूध गंगा आई थिंक इसी की सहायक नदी है, जहाँ तक मुझे याद है, दूध गंगा, दूध गंगा इसी की सहायक नदी है। और कौन सी एक नदी बच जाएगी, एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको 2-3 नदियाँ इसका पता हो लिखने का, तो मैं अभी 1-2 और लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, दूध गंगा, एक है पंचगंगा, ठीक है, पंचगंगा। लेकिन आपको नहीं याद करना है, मैं आपको सही बता दूं, आपको इतना नहीं याद करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणहिता। प्राणहिता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणहिता में वर्धा और पेनगंगा मिलती हैं, आई थिंक वर्धा और पेनगंगा मिलके प्राणहिता का निर्माण करती हैं, और बाद में इसी में आके वेनगंगा भी मिल जाती है, ठीक है। तो वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा इसी के साथ नदी है। अगर इसका मैं एक मैप ड्रा कर देता हूँ, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। मैं बहुत आराम से मैप ड्रा कर रहा हूँ, आप भी मैप ड्रा कर लीजिएगा अपना। जो मैप होगा इसका जो बन के आएगा, मैप आपको देखते हैं, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेगा। अगर ये पश्चिमी घाट है, ये त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है महाराष्ट्र की, और इसका उद्गम हो रहा है, तो इधर से एक नदी आती मिलती है प्राणहिता, ठीक है। और प्राणहिता जो बनती है नदी, वो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें सबसे पहले पूर्णा मिलती है, उसके बाद में इसमें क्या मिलती है, पेनगंगा मिलती है, ठीक है, पेनगंगा और ये मिलती है, बाद में प्राणहिता बनने के बाद में ये हो गई, ये प्राणहिता, इन दोनों के मिलने के बाद ही प्राणहिता का उद्गम होता है। प्राणहिता में जो एक नदी मिलती है वो आके मिलती है वेनगंगा, प्राणहिता में एक नदी मिलती है वेनगंगा, ठीक है। तो पेपर में पूछ चुका है, पेपर में ये चीज़ पूछ चुका है
कि प्राणहिता किसकी सहायक नदी है, पेन गंगा, वेन गंगा, पूर्णा किसकी सहायक नदियां हैं, ये पूछ चुका है। दूध गंगा इधर से आके मिलती है, ठीक है, पंचगंगा इधर से कहीं आके मिलती है। हमको नहीं याद करना, इतना ज़्यादा मैटर हमको बिल्कुल भी नहीं याद करना। हमको प्राणहिता की ये तीनों चारों सहायक नदियाँ याद हों अगर हमारा काम हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ में क्या होता है, ये सेक्शन खत्म हो जाता है। कितने चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, लगभग 7-8 पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं कि इसका उद्गम कहाँ होता है, उसके बाद में इसको क्या कहते हैं, जैसे गंगा कहते हैं, 3 राज्यों में ये पानी अपना जल लेके जाती है। कहाँ पर अपना जल बंगाल में गिराती है, आंध्र प्रदेश में गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जल। उसके बाद में क्या होता है, पश्चिमी घाट का उद्गम है, बे ऑफ बंगाल में वाटर गिराती है, नासिक में इसका क्या होता है, इसी के तट पे मिला लगता है। चीज़ें हो गई हैं, बाद में भी मैपिंग कर लेंगे। अभी एक सेक्शन और पढ़ते हैं, इसके बाद में कौन सी नदी बच जाती है। इसके बाद में हम लोग पढ़ लेंगे कृष्णा को। कृष्णा नदी सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है साउथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा। कृष्णा का जो उद्गम होता है ये होता है महाबलेश्वर से, और महाबलेश्वर की जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये कहाँ पड़ती हैं, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ये सेम, ये भी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है ये भी। महाबलेश्वर महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से इसका भी उद्गम है। ये कहाँ पर अपना वाटर गिराती है, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही अपना जो है ये भी गिराती हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ें पता चली हमको कृष्णा के बारे में। क्या क्या पता चली कि कृष्णा नदी सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर है, लॉन्गेस्ट की बात नहीं आई। हाँ, जैसे लॉन्गेस्ट की बात आ गई थी ना, अभी सारे पढ़ लेते तब पढ़ते। दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो गोदावरी है। और सेकंड जो सबसे लंबी है वो कौन सी है, कृष्णा है। तो सबसे लंबी नदी गोदावरी दक्षिण की। भारत के लिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। भारत के लिए मतलब भारत में जिसकी सबसे ज़्यादा लंबाई हो, ठीक है, 25-25 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, ठीक है, 25-25 डबल बार 25। लेकिन अगर भारत में उद्गम होने वाली कोई सबसे बड़ी नदी है तो वो कौन सी है बताइए। तो भारत में उद्गम होने वाली सबसे बड़ी नदी आई थिंक कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। चौड़ाई में भी सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र है। लेकिन कभी आपसे पूछता नहीं है, आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको गंगा टिक करना है। पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपको गोदावरी टच करना है। एक और पूछ लेता है कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब उस सेक्शन में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो है नर्मदा। और नर्मदा की अभी मैंने आपको लंबाई बताई कि 13-12 इतना किलोमीटर नर्मदा की लंबाई में आती है। तो अभी वो चीज़ें आगे हैं, नर्मदा नदी हमको पढ़ना है तो वहाँ नहीं जाते हैं, चीज़ों को रोक देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है, महाबलेश्वर से उद्गम होता है। 1401 किलोमीटर इसका जो है लंबाई है। उसकी कितनी थी, 1465 किलोमीटर थी, किसकी, जो है गोदावरी की, ठीक है। 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। कितने राज्यों में बहती है, एक चीज़ अगर ये आप लोग लिख ली कितने राज्यों से बहती है तो सबसे आपका काम हो जाएगा। महाराष्ट्र कंपलसरी है इसका बहना। दूसरा कौन से राज्य में बहेगी, दूसरा राज्य इसका हो जाएगा तेलंगाना। अरे तेलंगाना तो गलत हो जाएगा यार, तेलंगाना नहीं, कर्नाटका में बहेगी। उसके बाद तीसरा कौन सा बहेगा, ये आंध्र प्रदेश। ये 3 राज्यों में बहती है। 3 राज्य आपके सामने हैं। अब इतने में आपको कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसकी 1-2 हम लोग सहायक नदियाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हम लोग लिखना चाहें अगर, तो सबसे पहले कौन सी सहायक नदी है इसकी, सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी है हम लोग अगर पढ़ना चाहें, जिसके तट पे कौन सी नदी थी, विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पे था, आप लोग थोड़ा रिकॉल करके बताइएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, 5 सहायक नदियाँ इसकी हम लोग लिखने वाले हैं, मिनिमम 5 सहायक नदियाँ लिखेंगे, तो ठीक है। तो जो है इसका सबसे पहले हम लोग सहायक नदियों में लिखेंगे तो कौन कौन सी नदी लिखेंगे, हाँ, तुंगा, भद्रा, और ये दोनों मिलके बनेगी तुंगभद्रा। केवल याद करने के लिए बता दे रहे हैं, इसको अलग अलग ही रखिए, तुंगभद्रा हो जाएगी, ठीक है। तुंगा हो गई, भद्रा हो गई, कोयना हो गई, ठीक है। उसके बाद में कौन सी हो गई, तुंगा, भद्रा, कोयना, 3 नदियाँ हो गई। 5-6 नदियाँ हमको पढ़ना ही होगा, ठीक है। इसकी और एक होगी भीमा। हाँ, यही मैं बोल रहा था कि गलती हो रही थी। जो हम लोग दूध गंगा और पंचगंगा पढ़े थे, ये यहाँ की नदी है। दूध गंगा और पंचगंगा यहाँ की नदी है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। दूध गंगा और पंचगंगा। अब याद कैसे रखेंगे, वहाँ आप लोग इरेज कर लीजिएगा। अगर दूध गंगा पंचगंगा लिखा वो आएगा नहीं कभी एग्जाम में। जो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तुंगा, भद्रा और ये भीमा, ये 3 नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक और है मूसी नदी है, मूसी नदी इसकी एक सहायक नदी है, मूसी भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मूसी नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूसी नदी के तट पे आपका हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद में जो है
हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुंगभद्रा इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि विजयनगर साम्राज्य इस पे स्थित था, इन नदियों के बीच में। कोयना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलार के क्षेत्रों में बहती है, तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं। भीमा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा भीमा याद कर लीजिएगा। दूध गंगा पंचगंगा कभी तुमको आपको फंसाएगा ना, तो वेन गंगा पेन गंगा वगैरह देके चूतिया बनाने का प्रयास करता है, तो आपको सोचेगा कि फंस जाओ आप लोग, बट कोई समस्या नहीं है। दूध गंगा वेन गंगा, अगर इसको याद करने का एक ही तरीका है कि कृष्ण जी जो थे ना, कृष्ण जी को दूध बहुत पसंद था, ठीक है। तो वो 5 रुपए लेके जाते थे और दूध लेके आते थे। तो कृष्ण जी को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? दूध माखन बहुत पसंद था। तो आपको याद हो जाएगा कि 5 का दूध कौन कौन पसंद था, किसको पसंद था? कृष्ण जी को पसंद था। अब इतने से आपका सेक्शन हो गया लगभग कि क्या हुआ। कृष्णा नदी है, सेकंड दुनिया मतलब दक्षिण भारत की सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में से है। 1401 किलोमीटर लंबी है, तो लंबाई भी ठीक ही ठाक है। महाबलेश्वर के से निकलती है, ठीक है। पश्चिमी घाट का जो कि हिस्सा है महाराष्ट्र से 3 राज्यों में बहती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती है। इस पे योजनाएं हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, जैसे ठीक है। जो भी नागार्जुन वगैरह जो भी प्रोजेक्ट इस पे चल रहा है, योजनाओं वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। इतना हम लोगों का काम हो गया। कृष्णा नदी का अगर मैं आपको मैपिंग ड्रॉ करके देना चाहूँ तो ये रही मैपिंग, और ये रहा महाराष्ट्र के इस क्षेत्र से इसका वो उद्गम होगा, ऊपर से गोदावरी का है, और ये ऐसे निकल के ऐसे चली जाएगी। तो उसके बाद में ये क्या क्या होगा इसमें, सबसे पहले ये महाराष्ट्र में बहेगी, इतने दूर कर्नाटका में, बाकी सेक्शन इसका जो है आंध्रा में बहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ? महाराष्ट्र। दूसरा कहाँ पे इसका जो है कर्नाटका, और तीसरा कौन सा कहाँ है इसका? है आंध्र प्रदेश, ठीक है। 3 राज्यों में बह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है आपका। इसका कुछ क्षेत्र का जो है इसका तेलंगाना में भी प्रवाह है, 4 राज्यों में है। तो थोड़ा बहुत सेक्शन, ये वाले सेक्शन जो है तेलंगाना को भी छूता है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, तेलंगाना भी है। अभी मैपिंग करने पे समझ में आ गया, ये टीजी तेलंगाना। तो ये 4 राज्यों में बहने वाली नदी है, ठीक है। अभी मुझे लगता है आप लोगों का जो है सारा समीकरण सही हो गया होगा कि ये 3 राज्यों में, ये 4 राज्यों में। अब ये हो गया। इसके बाद में हम लोग को अगर कावेरी का सेक्शन पढ़ लेते हैं तो हमारा काम जो है हो जाएगा। और कावेरी का पढ़ने के बाद में अगर बीच में एक पेन्नार है, पेन्नार को पढ़ना, लेकिन उसको हम लोग नॉर्मल से पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है उन चीज़ों को। केवल उसका यही पूछता है कि कहाँ से उद्गम होती है और किस किस नदियों के बीच में बहती है, ठीक है। तो केजी बेसिन के बीच में बहती है वो नदी, ठीक है। 4 राज्यों में ये बहती है, 3 राज्यों में वो नदी बहती है। कौन सी नदी? 3 राज्यों में आपकी नदी बहती है गोदावरी, और 4 राज्यों में बहती है कौन सी? कावेरी, अरे कृष्णा। अब कावेरी को पढ़ते हैं, कावेरी नदी को पढ़ लेते हैं हम लोग। कावेरी, कावेरी नदी। अब कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ठीक है। ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटका में पड़ती हैं, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो पड़ती है कर्नाटका में पड़ती है, ठीक है। ये कहाँ जल गिराती है? वे ऑफ बंगाल में ये भी गिराती है, अपना वाटर जो है ये भी वे ऑफ बंगाल में ही गिराती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में भी ये भी जल गिराती है, ठीक है। इसका जो है इसमें हाँ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस नदी के लिए। उद्गम हम लोगों ने पढ़ लिया, कर्नाटका में होता है, ठीक है। इसमें क्या है, ये सदा नीरा एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा नीरा है। साउथ की एकमात्र नदी है जो सदा नीरा है। सदा नीरा का मतलब, मेरी बात को समझिएगा, ये नदी जहाँ पड़ती है जिस क्षेत्र में, जैसे यहाँ ये बह रही है, तो इसको साल भर पानी मिलता है। सबसे पहले तो इसको बरसात में जून से ही, पहली जून से ही, 1 जून से ही इसको पहले बरसात का पानी मिलने लगता है। हम लोग का जो बरसात होती है जून में स्टार्ट होती है, तो जून में इसके बरसात का वाटर इसको मिलने लगता है। सितंबर तक तो लगातार बरसात का पानी मिलेगा, ठीक है। लेकिन मानसून लौटता है तब भी इस पर इफेक्ट करता है। कैसे? लौटता हुआ मानसून जो होता है क्या कहते हैं आपका तमिल क्षेत्र में बरसात करता है। आप लोग मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये लौटता हुआ मानसून के इफेक्ट में भी रहती है। तो लौटते हुए मानसून से भी ये नदी पानी पाती है, मतलब वाटर पाती है। और दूसरी चीज़, ये सदा नीरा है और इसका जल बहुत स्वच्छ है, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में सबसे स्वच्छ जल इसी का है। यही सब कारण है कि इसको क्या कहते हैं, सदा नीरा है, इसमें पानी हमेशा रहता है। इसी कारण से इस नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। दक्षिण की गंगा, अगर कोई पूछ ले आपसे कि दक्षिण की गंगा, केवल की लगा रहेगा कि गंगा कौन सी है, तो की से रिलेट कराइए कि कावेरी है, ठीक है। समझ गए होंगे यहाँ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वृद्ध गंगा गंगा का सेक्शन आता है तो वो गोदावरी के लिए है कि वृद्ध गंगा, दक्षिण गंगा, ये उसके लिए है। लेकिन दक्षिण की गंगा कौन सी है, वो कौन सी है, आपकी कावेरी है। कावेरी की लंबाई मुझे लगता है आप लोगों के सामने लिख दी होगी, 700 कुछ किलोमीटर कावेरी की लंबाई जो आती है, वो 700 कुछ ही किलोमीटर कावेरी की लंबाई आती है। एक सेकंड रुकिएगा, आपको मैं शीर्षक दे दूंगा, चीज़ों को कोई समस्या नहीं है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड।
कावेरी नदी, हाँ, वे ऑफ बंगाल में पानी गिराते हैं। ठीक है, इतना हो गया इसका। इस पर 3 द्वीप हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये नदी द्वीप बनाती है। द्वीप क्यों बनाती है? क्योंकि ये नदी पानी इसमें रहता है तो इसमें जाते जाते इसमें 3 धाराएं टूट जाती हैं। कभी कभी इसमें धाराएं टूट जाती हैं, धाराएं टूटेंगी फिर जाके मिल जाएंगे, तो बीच में ये क्या होगा? द्वीप हो गया। फिर चली, फिर धाराएं टूटी, फिर आ गया, फिर द्वीप हो गया। ऐसे हम लोगों ने असम वाले क्षेत्र में पढ़ा था कि ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच में, 2 धाराओं के बीच में ब्रह्मपुत्र के इतना बड़ा माजुली द्वीप है। तो सेम ऐसे भी इसमें भी धाराएं टूट जाती हैं और 3 द्वीप का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन से द्वीप का निर्माण होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के सेक्शन में। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीशैलम और एक और है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीशैलम और एक नदी और कौन सी आती है इसमें, इसके तट पे जो एक और है वो है क्या कहते हैं, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ये 3 इस पे जो है आइलैंड पड़ते हैं, आइलैंड नहीं, नदी द्वीप जिसे कहते हैं, ये 3 पड़ते हैं। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम या श्रीरंगम या क्या कहते हैं, श्रीशैलम। इसे श्रीरंगम भी कह देते हैं। श्रीरंगम लिख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। तो 3-4 चीज़ें हम लोगों ने क्या पढ़ी, ये फाइनल इसका डाटा आ गया है। कितने राज्यों में बहती है, एक चीज़ और इसका लिख लीजिए। ठीक है, ये जो बहती है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिल, ये कहती है कौन कौन से जगह पे ये नदी बहती है? ये 2 राज्यों में मात्र बहती है। कौन कौन से? एक तो ये कर्नाटका से इसका उद्गम होता है और दूसरा ये क्या कहती है, तमिल में बहती है। ठीक है, तमिल। कौन कौन से राज्य में? 2 राज्य, कर्नाटका और तमिल। अब चीज़ें हो गई हैं, आप लोग देखिए। कावेरी नदी उद्गम कहाँ से है? उद्गम इसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। और चीज़ें रुक जाइए एक सेकंड, ब्रह्मगिरी की इसकी पहाड़ी से इसका उद्गम है। ठीक है, कहाँ से? कर्नाटका से, कर्नाटका क्षेत्र से इसका उद्गम है। बे ऑफ बंगाल में वाटर गिराती है, कर्नाटका और तमिल राज्य में बहती है। एक चीज़ और है, एक यूनियन टेरिटरी इसके प्रभाव में आता है, कौन सा? पुडुचेरी। जो पुडुचेरी आता है ना, पुडुचेरी इसी के प्रभाव में आता है। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी है, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिव समुद्रम, 3 इस पे नदी द्वीप है। ठीक है, अब कावेरी नदी का जो है विस्तार है 800 किलोमीटर के आसपास है। एक्चुअल में पूरा 800 नहीं है, 798-99 लिख के आ जाता है, लेकिन हम लोग 800 मोटा मोटा याद करके चलेंगे। ठीक है, लंबाई नहीं पूछेगा आपसे, कदापि नहीं पूछेगा। ये पूछ लेगा कितने राज्य में बहती है, तो ये याद रखना है कि फिर कहाँ सदा नीरा है, ये याद रखना है। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहते हैं, ये याद रखना है। लौटते हुए मानसून से भी ये जल पाता है, कभी कभी एग्जाम में घुमा के पूछ लेगा। 3 नदी द्वीप याद रखना है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम होता है, ये याद रख लेना है। 1-2 नदी अभी जो बच जा रही है, हमको क्या याद करना, पढ़ लेना है उसी को। कौन सी? वैगई बच जा रही है। ठीक है, वैगई याद कर, पढ़ लेंगे थोड़ा सा, बीच में वैगई बच जा रही है बस। अब वैगई के बाद पेन्नार नहीं पढ़ना है हमको, वैगई पढ़ लेना है। वैगई के लिए 2-3 चीज़ें केवल इंपॉर्टेंट हैं। एक राज्य में बहती है, 2 राज्य में ये बहती भी नहीं है। कौन से राज्य में? तमिल में, एकमात्र तमिल राज्य में ये बहती है वैगई नदी। ठीक है, इसी के किनारे कौन सा शहर है? मदुरई। मदुरई शहर इसी के किनारे है। ठीक है, मदुरई शहर की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है ये वैगई। केवल आपको कितना पता होना चाहिए, तमिल में बहती है। इसके किनारे कौन सा नदी? वो है मदुरई, जो है इसके किनारे मदुरई शहर है। मदुरई में एक मंदिर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, इसी के तट पे है। तो 3 चीज़ें हो गई कि ये क्या है, वैगई नदी जो है तमिल की है, मदुरई की है, मीनाक्षी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, दक्षिण भारत की, अगर पूरे भारत की पूछेंगे सबसे दक्षिणतम नदियों में से कौन सी है, तो ये आता है, कभी कभी आ जाता है। तो सबसे दक्षिण नदियों में से एक है ये, ऑप्शन में और कोई नहीं होगा, बहुत छोटी नदी। तो इंपॉर्टेंट नदियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, भारत की सबसे दक्षिण नदियों में से आती है ये। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि इस क्षेत्र की जितनी नदियाँ थी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोग जो एक क्या करते हैं, वो जो नदियाँ जितनी अरब सागर शाखा वाली नदियाँ हैं उनको पढ़ लेंगे और चीज़ें हमारी समाप्त हो जाएंगी। फिर एक मास्टर वीडियो बनाएंगे और सारी नदियों को एक साथ रख देंगे। अगर चाहेंगे तो अभी भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आप लोग। लेकिन वही है, मेरे वीडियोज़ में क्या होगा ना कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो बाकी देखते हैं अभी, बाकी आगे वाले दूसरे वीडियो में उसको बना देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी विद वैभव, आप सभी का स्वागत रहे, हमेशा रहेगा। और थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दीजिए, हो सके तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।